हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, आइसोमेरिज्म और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन तीनों के तीनों ही टॉपिक जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहले देखते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो पहले एलोट्रोपी क्या होती है उसको देखो। एलोट्रोपी या फिर एलोट्रोपिज्म, द प्रॉपर्टी of some elements to be present in 2 or more forms in the same physical state is called एलोट्रोपी। इसे बोला जाता है एलोट्रोपी या फिर एलोट्रोपिज्म ऑफ एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा अवस्थाओं में पाए जाते हैं, और वो डिपेंड करता है कि एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है उस एलोट्रोप के अंदर। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन हमको 3 फॉर्म में मिलता है, या तो डायमंड, या तो ग्राफाइट, या तो फुलरीन। ये तो आपको खैर सिलेबस में ही है। फॉस्फोरस भी हमें 3 फॉर्म में मिलता है, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। एक वॉयलेट फॉस्फोरस भी होता है, लेकिन वो ज्यादा सिग्निफिकेंस का नहीं है। कार्बन हमें मिलता है 3 फॉर्म में, एक डायमंड, एक ग्राफाइट और एक फुलरीन। इससे पहले कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी स्टडी करेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एलोट्रोपी या एलोट्रोपिज्म का। क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स टू बी प्रेजेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट, इट इज कॉल्ड एलोट्रोपी। सेव कर लो, डेफिनेशन सेव कर लो पहले। हो गया? चलिए, तो एलोट्रोपी की डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। यहां पर इस्तेमाल किया है सेम फिजिकल स्टेट। बताता हूं, भले ही मैं रब कर रहा हूं, लेकिन डोंट वरी। The property of some elements to be present in the 2 or more forms in the same physical state is called allotropy. तो सेम फिजिकल स्टेट का मतलब क्या कि व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस तीनों भी सेम फिजिकल स्टेट में, तीनों भी सॉलिड है। सिमिलरली डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है, ग्राफाइट का इस तरीके का, और बकमिंस्टर फुलरीन का कुछ इस तरीके से। फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन को शॉर्ट फॉर्म में फुलरीन भी बोला जाता है। ओके। फुलरीन जनरली 2 टाइप के होते हैं, C60 और C70। अभी कुछ हायर नंबर के फुलरीन्स भी डिस्कवर किए हुए, लेकिन C60 या C70 कॉमन पकड़ के चलिए। डायमंड में ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। सभी जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये बॉल्स आपको जो दिख रहे हैं, वो कार्बन एटम्स है। तो डायमंड में एक कार्बन हमेशा 4 अलग अलग कार्बन एटम्स को जुड़ा रहता है थ्रू सिंगल बॉन्ड्स ओनली। क्या कहा मैंने? एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम को जुड़ा रहेगा, दूसरे 4 अलग कार्बन एटम को जुड़ा रहेगा थ्रू सिंगल बॉन्ड्स ओनली। आपको डायमंड में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायग्राम आपकी बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में।
यहां पर मैंने आपको डिजिटल डायग्राम दिखाया, डायमंड इस तरीके से और ग्राफाइट इस तरीके से। तो ग्राफाइट कैसा होता है, एक हेक्सागोनल रिंग, ये हेक्सागोनल रिंग की एक शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसी तरीके से आप पकड़ के चलिए। ओके, तो जहां पर मैंने ड्रॉ किया है वो वहीं पर है, मतलब प्लेन में है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला जो मैंने यहां पर सर्कल किया, कार्बन की वैलेंसी 4, 1 2 3, तो चौथी कहां गई, तो चौथी फ्री वैलेंसी उसकी व्हाइट बोर्ड के, मतलब ये डिजिटल बोर्ड के बाहर होती है। तो देखिए इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। ये पूरी एक शीट होती है ऐसे हेक्सागोनल रिंग की, जैसे यहां पर दिख रही है हेक्सागोनल रिंग की, ये एक शीट, एक परत। तो हेक्सागोनल रिंग की एक पूरी शीट, उसके ऊपर एक और कार्बन के हेक्सागोन की रिंग की शीट, उसके ऊपर एक और शीट, उसके ऊपर एक और शीट। तो जब हम ग्राफाइट को 3600 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहता है ग्राफाइट का, डायमंड के कंपैरिजन में कम है। कुछ लोग बोलते हैं डायमंड का ज्यादा, कुछ लोग बोलते हैं ग्राफाइट का ज्यादा। ग्राफाइट का है समथिंग 3600 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। तो जब हम उसे मेल्ट करते हैं तब एक हेक्सागोनल परत दूसरी हेक्सागोनल परत को ऐसे रब होती है, उसके ऊपर मूव होती है, ये इसके ऊपर मूव होती है, उसके ऊपर वाली उसके ऊपर मूव होगी। और डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर of electricity. On the other hand, graphite is a good conductor of electricity. तो फुलरीन आपको क्या लगता है, गुड कंडक्टर होना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए? तो फुलरीन जो है, बकमिंस्टर फुलरीन, एक्चुअली इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर किसी मेटल के साथ में हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी कभार वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। अब बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर देखिए, आपको एक फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा। 60 कार्बन एटम मिलकर अगर एक फुटबॉल बन रहा है तो उसको बोला जाता है C60 फुलरीन। 70 कार्बन एटम्स मिलके अगर एक फुटबॉल बनता है तो उसको बोला जाता है C70 फुलरीन। आपने फुटबॉल देखा होगा तो हेक्सागोनल रिंग सराउंडेड बाय होती है पेंटागोनल रिंग, फिर वो पेंटागोनल रिंग सराउंड होती है हेक्सागोनल रिंग से। तो इस हिसाब से होता है फुलरीन का स्ट्रक्चर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आने के चांसेस रहते हैं, हाँ, लेकिन इन तीनों के नाम आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। तो इसको सेव कर लो। इसके तुरंत बाद हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, जो आपको सिलेबस में है वो, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सेव करो प्लीज। हो गया, चलिए। तो हमें पढ़ना है आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? डेफिनेशन लिखता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. या फिर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, ये भी लिखे तो चलेगा। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structural formula are called isomers of each other. अपने 9th स्टैंडर्ड में आइसोटोप्स, आइसोबार्स पढ़े होंगे। 10th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना है आइसोमर्स। एग्जाम्पल C4H10, ओके,
क्या होता है C4H10? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन दो स्ट्रक्चर्स में मिलता है, कैसे? CH3 CH2 CH2 CH3, तीनों कार्बन एक लाइन से जुड़े हुए हैं। टर्मिनल पोजीशन पे CH3, टर्मिनल पोजीशन पे CH3 और बीच में दो CH2। एक कार्बन मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा दो कार्बन को जुड़ा है। सीधी लाइन के अल्केन को कहा जाता है N अल्केन, मतलब ये हो गया N ब्यूटेन। N फॉर नॉर्मल, स्मॉल n फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सीधा। फिर एक और ब्यूटेन बनाता हूं यहां पर, CH3 CH CH3 CH3। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 है, 10 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 6 7 8 9 10 है। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। 4 कार्बन, 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन है क्या? देखिए 3 3 6 3 9 10। इसे कहा जाता है आइसोब्यूटेन। अगर किसी अल्केन में एक ऐसा कार्बन निकल जाए जो 3 अलग अलग कार्बन को जुड़ा है, तो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है आइसो। कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। यहां पर एक कार्बन मैक्स टू मैक्स 2 कार्बन को जुड़ा था, यहां पर एक कार्बन मैक्स टू मैक्स 3 कार्बन को जुड़ा है। तो क्या कोई कार्बन 4 कार्बन को नहीं जुड़ा रह सकता क्या? किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में डेफिनेटली जुड़ा रह सकता है। अगला एग्जांपल जो लेंगे पेंटेन, उसके 3 बनेंगे। तो कौन से 3 स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो बताता हूं, लेकिन पहले आप इसको सेव कर लो, क्योंकि इसी पेज पे फिर मैं आपको वो 3 स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। कर लिया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए C5H12 क्या है ये? पेंटेन। तो कितने टाइप के पेंटेन दुनिया में रह सकते हैं, चलिए देखते हैं। CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन, सीधे लाइन का पेंटेन। और बीच के जो कार्बन है, जैसे ये 1 2 3, ये ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन को जुड़े हैं। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, N पेंटेन, सीधा पेंटेन। दूसरा CH3 CH CH2 CH3, और ये CH जो लिखा है उसके नीचे एक CH3। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन को जुड़ा है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 12 हाइड्रोजन है क्या? देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी पेंटेन है। इसका नाम है आइसोपेंटेन। जैसे आइसोब्यूटेन था वैसे आइसोपेंटेन। एक और स्ट्रक्चर बनता है इसका, CH3 C CH3 CH3 और CH3। ये भी C5H12 है। 5 कार्बन है क्या? देखिए 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन 12 है क्या? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है। तो एक कार्बन अगर 4 कार्बन को जुड़ा रहा हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसे कहा जाता है नियोपेंटेन। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 10th स्टैंडर्ड में। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, या फिर 3 डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन? N पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने बोल सकता है। इसको सेव करेंगे। हो गया? चलिए, तो जरूरी है सिर्फ हमेशा अल्केन के मेंबर में ही आइसोमेरिज्म रहे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अल्कीन में भी रह सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल
C4H8 क्या है ये? ब्यूटीन। जितने कार्बन उससे एग्जैक्ट डबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अल्कीन। 4 कार्बन का अल्कीन विल बी ब्यूटीन। यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए यहां बनाता हूं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम है 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन क्यों बताता हूं। एक और स्ट्रक्चर होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम है 2 ब्यूटीन। अब ये 1 ब्यूटीन क्यों और ये 2 ब्यूटीन क्यों? ये भी ब्यूटीन है C4H8 और ये भी ब्यूटीन है C4H8, लेकिन यहां पर टर्मिनल पोजीशन का जो कार्बन है और उससे दूसरे नंबर का जो कार्बन है, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग यहां से शुरू होती है 1 2 3 4। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4। डबल बॉन्डेड कार्बन को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट नहीं देंगे, राइट टू लेफ्ट देंगे। 1 2 3 4। पहला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसीलिए 1 ब्यूटीन। यहां पर नंबरिंग लेफ्ट से दो या राइट से दो, 2 ब्यूटीन ही बनेगा। 1 2, दूसरे नंबर का कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन तो 2 ब्यूटीन। उधर से नंबरिंग दो, 1 2, दूसरे नंबर का कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। दोनों का फॉर्मूला क्या है? C4H8। तो ढेर सारे आइसोमर्स होते हैं। ये आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम तुरंत शुरू कर देंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपको सिलेबस में है। वैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस ज्यादा टाइप की होती है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको 4 टाइप की है। कौन सी? कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको सेव करो। 3rd एग्जाम्पल है ये। हो गया? चलिए, 4 टाइप की रिएक्शंस देखनी है। तो टाइप 1 कंबशन रिएक्शन। अब कंबशन रिएक्शन मतलब किसी भी चीज को जलाना, और जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बनता है। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम को जलाएंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड। वैसे ही कार्बन को अगर जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका कोई भी एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं हमने आज की वीडियो में देखा, डायमंड, ग्राफाइट, फुलरीन। सॉलिड कार्बन को जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो कार्बन का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी कोई चीज जलती है तो 2 चीजें हमेशा इवॉल्व होती है, हीट एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर गैसियस फॉर्म में बनेगा। कार्बन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगर हम किसी हाइड्रोकार्बन को जलाएं, यहां पर सपोज मीथेन गैस को जलाया, कार्बन को जलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए, कार्बन का बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनता है वाटर। अब किसी चीज में अगर बाय प्रोडक्ट पानी बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो वो चीज, वो आग तो बुझ जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो वाटर बनता है वो गैस के फॉर्म में बनता है या फिर वेपर के फॉर्म में बनता है। तो जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं तो वाटर फॉर्म होता है, लेकिन वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाता है। चलिए, हाइड्रोकार्बन को अगर जलाएंगे तो ये कौन सा है हाइड्रोकार्बन? मीथेन, मीथेन गैस। हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, कार्बन का बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का बनेगा वाटर वेपर। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो H2O कितने बनेंगे? 2। तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2, टोटल हमें ट्वाइस O2 लगेंगे। एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, इथेनॉल को जलाएंगे हम, CH3 CH2OH। क्या है? इथेनॉल।
इसे अगर हम बर्न करेंगे या जलाएंगे तो इसका भी बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन है? 2। तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनने चाहिए? 2। प्लस वाटर कितने बनेंगे? हाइड्रोजन कितने हैं? ये 3 4 5 6 हाइड्रोजन, तो वाटर बनेंगे 3 H2O मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन कितने लगने चाहिए यहां पर? ये 3 और ये 2 2 4 4 प्लस 3 7, तो 7 हाइड्रोजन, तो यहां पर हमें लगेंगे थ्राइस O2। अब ये थ्राइस O2 तो 6 हो जाते हैं, तो एक ऑक्सीजन यहां से निकलेगा ना। एरो के बाद में भी अगर आप गिनकर देखेंगे तो आपको 7 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। एरो के पहले भी ये 3 2 6 6 और ये एक ऑक्सीजन 7। ओके, चलिए, ये एक टाइप की रिएक्शन। फिर दूसरे टाइप की रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। सिलेबस में हमको CH3 CH2OH इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन है। इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं हम। कौन सा? एक है अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर एसिडिफाइड, दोनों में से एक भी करे तो चलेगा। एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैं लिख कर दूंगा, डोंट वरी। तो इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 is oxidized to CH3C++OH. Ethanol is oxidized to इथेनोइक एसिड। क्या है ये? एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। अब रिएक्शन होती कैसे है एग्जैक्टली बताता हूं। CH3 CH2 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, CH3 CH2OH। तो ये दो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये O2 प्रोड्यूस नहीं करते, ये एटॉमिक अवस्था का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और एटॉमिक अवस्था के ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसे बोला जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है? नेसेंट ऑक्सीजन। एटॉमिक अवस्था का ऑक्सीजन मतलब नेसेंट ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन नीचे से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और दूसरा जो ऑक्सीजन रहेगा वो इन H2 मॉलिक्यूल को ऐसे एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीडेशन पर क्या होगा? CH3C++OH प्लस H2O। यहां पर मैंने H2O नहीं लिखा, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर की रिएक्शन में, प्लस H2O। ओके, होती कैसी है रिएक्शन? इस तरीके से होती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर आपको लिखना होगा तो लिखिए, अदरवाइज लेट इट बी। चलिए, लिखना होगा तो लिख लीजिए, अदरवाइज लेट इट बी। द सब्सटेंस विच सप्लाइज ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब द सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन टू द रिएक्टेंट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सामने वाले रिएक्टेंट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है उस केमिकल को कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बाकी बची हुई 2 टाइप्स स्टडी करेंगे। सेव करो स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए, 2 बची हुई रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जनरली नहीं, हाँ जनरली पकड़ लीजिए। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन में कैसे जाते हैं? तो जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसके ऊपर एडिशन रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल C डबल बॉन्ड C मतलब अल्कीन। क्या है ये? इथीन। स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। आपको बुक में कैसे दिया है? ये वाला स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में। इथीन ऑन हाइड्रोजनेशन विथ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर पैलेडियम। निकेल मेटल है, पैलेडियम भी मेटल है, या फिर प्लैटिनम, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम महंगा होता है, ये दोनों सस्ते होते हैं थोड़े, इसीलिए इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करते हैं। तो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन कैसा रहता है? हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो एक इनका आपस में बॉन्ड टूटेगा, ये भी डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ेगा, तो इथीन विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेन। CH3 single bond CH3, इथीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इथेन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स। तो आपके बुक में एक पॉइंट है कि 2 टाइप के फैट्स होते हैं या 2 टाइप के ऑयल्स होते हैं, समझ लीजिए, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट में क्या रहता होगा? सभी के सभी सिंगल बॉन्ड्स, और अनसैचुरेटेड फैट में कौन सा रहता होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड्स। तो हेल्थ के लिए मतलब ज्यादा अच्छा कौन सा है? एक ज्यादा हार्मफुल है, एक कम हार्मफुल है। तो कम हार्मफुल कौन सा है? अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो बॉडी के लिए कम हार्मफुल है, और जो सैचुरेटेड फैट होता है वो बॉडी के लिए ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि फैट तो वैसे भी बॉडी के लिए हार्मफुल ही है, लेकिन फिर कौन सा ज्यादा हार्मफुल? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ज्यादा हार्मफुल सैचुरेटेड, कम हार्मफुल अनसैचुरेटेड। ठीक है, ओके। अब मैंने ये रिएक्शन आपको करके बताई, तो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाली रिएक्शन H2 के साथ में क्या प्रोडक्ट बन सकता है ये आप खुद होके ट्राई करेंगे। चलिए, फिर आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो किसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? द रिएक्शन in which one functional group is substituted का मतलब उसकी जगह पर दूसरा आ जाता है, by another, या फिर सब्स्टिट्यूटेड नहीं, रिप्लेस्ड बाय, वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए कैसे लिखेंगे? Substitution reaction. What is substitution reaction? The reaction in which one functional group is replaced by another functional group. Such reaction is called substitution reaction. और functional group मतलब क्या? An atom or group of atoms which decides the chemical characteristic of the compound
इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो एक फंक्शनल ग्रुप जाएगा, दूसरा आएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 को हम CH3 सिंगल बॉन्ड H नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है? मीथेन। मीथेन कौन से फॉर्म में रहता है? गैस की अवस्था में रहता है। मीथेन प्लस क्लोरीन, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दोनों भी गैस की अवस्था में रहते हैं। मीथेन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। तो हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन अटैच होगा। प्रोडक्ट्स इस तरीके से दिखेंगे, CH3Cl प्लस HCl। प्रोडक्ट भी यहां पर गैस की फॉर्म में बनेंगे। ये अगर मीथेन तो इसका नाम क्लोरोमीथेन, हेलो अल्केन है ना, दिस इज क्लोरोमीथेन। ये भी गैस के फॉर्म में ही बनेगा। रिएक्टेंट्स भी गैस के फॉर्म में, प्रोडक्ट भी गैस के फॉर्म में, क्लोरोमीथेन। ओके, तो यहां से कोई एक रिएक्टेंट है मान लीजिए, तो क्लोरीन हटकर दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। तो वो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। यहां पर 4 टाइप की जो रिएक्शंस है सिलेबस में वो कंप्लीट होती है। हाँ, कंबशन में एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को जलाते समय अलग अलग कलर की फ्लेम आती है। तो किसके लिए कौन सी फ्लेम आती है ये आपकी बुक में दिया है, वो आपके लिए होमवर्क का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस वाला वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो प्रॉपर्टीज में दोनों प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ही केमिकल रिएक्शंस। दोनों की केमिकल रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। यहां हमारा वीडियो कंक्लूड होता है। इसको सेव करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। इसको सेव कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।